Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput and in today's session we'll be discussing about electromagnetic induction. Actually आज के सेशन में तो हमें कायदे से डिस्कस करना चाहिए था पोटेंशियोमीटर एंड द गैल्वेनोमीटर थिंग, पर बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे कि सर EMI पे आप अगला वीडियो बनाइए, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बचे हुआ जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर दैट आई विल बी टेकिंग. ओके एवरीवन, तो आज की क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं और लास्ट कुछ ईयर्स की बात करूं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, स्पेशली इन एडवांस, इस चैप्टर से स्पेसिफिकली दोनों प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं. या तो इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं, अथवा या तो फिर इसमें क्या पूछे जा सकते हैं, बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो दोनों अप्रोच आपको पता होनी चाहिए. मैंने कोशिश की है कि मैंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लिया जिसमें आपके दोनों चीज़ों का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, आप कंसेप्चुअली भी चीज़ों को सोच पाएँ और उसको एनालिटिकली भी एनालाइज कर पाएँ. ओके एवरीवन, तो लेट अस बिगिन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड बिफोर वी बिगिन, we have new batch that is called RCC Crash Course for JEE Advanced 2021 is still going on. So you can actually register yourself by calling the number given below. Okay everyone, तो make sure कि आप RCC बैच ज्वाइन करें ATP स्टार का, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, और ये JEE एडवांस तक की वैलिडिटी के साथ आता है ये कोर्स. ओके एवरीवन, चले लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. व्हाट डज इट से? लेट अस से द फॉर्मल वर्डिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम. The figure shows certain wire segments joined together to form a coplanar loop. ठीक है, ऐसे कुछ वायर सेगमेंट को ज्वाइन करके एक कोप्लेनार लूप हमने बनाया है. द लूप इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ फिगर. मतलब ये डिजिटल बोर्ड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. ओके एवरीवन, राइट सर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंक्रीजेज विथ टाइम. और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ये समय के साथ बढ़ भी रही है. ओके एवरीवन, समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये लिख रखा है प्रॉब्लम में. ओके एवरीवन, राइट सर. I1 एंड I2 आर द करेंट्स इन द सेगमेंट AB एंड CD. ठीक है, AB के अंदर के जो करंट है वो I1 है और CD के अंदर की जो करंट है वो I2 है. तो आपको पूछ रखा है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस होंगे वो जो करेक्ट होंगे. राइट, ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है. लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पहला है क्या I1 I2 से ज़्यादा होगा. दूसरा है क्या I1 I2 से कम होगा. ठीक है, ये उल्टा है साइन, लेट इट बी दिस. क्या I1 I2 से ज़्यादा होगा. दूसरा I1 I2 से कम होगा. तीसरा I1 इज इन द डायरेक्शन BA एंड I2 इज इन द डायरेक्शन CD. और चौथा I1 इज इन द डायरेक्शन AB एंड I2 इज इन द डायरेक्शन D2C. ओके एवरीवन, चले तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो पता करते हैं, छोटा सा एक रूप देखते हैं, लेंज लॉ क्या बोलता है. लेंज लॉ बेसिकली जो करंट डेवलप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन को निर्धारित करता है. कैसे निर्धारित करता है बच्चों? देखिए ध्यान से, अगर किसी लूप के अक्रॉस फ्लक्स जो है वो समय के साथ इंक्रीज हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ इंक्रीज हो रहा हो, तो उस लूप के अंदर ऐसी दिशा में करंट इंड्यूस होगी कि वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रही होगी अगर वो बढ़ रही होगी, और अगर वो घट रही होगी तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी. दिस इज द बेसिक व्हाट कंसेप्ट ऑफ लेंज लॉ सेज. ओके एवरीवन, राइट सर. तो देखते हैं यहाँ पे सवाल के अंदर, क्योंकि समय के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ क्या हो रही है प्यारे बच्चों. मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ अंदर की तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है. मतलब हमें एक इस डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस कराना पड़ेगा कि उसकी वजह से अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घटना स्टार्ट हो जाए. और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाए, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इंड्यूस करंट की दिशा ऐसी हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे ये आपकी तरफ आती हुई हो, तभी तो अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को ये घटाने की कोशिश करेगा. ओके एवरीवन, राइट सर. मतलब द एंटी क्लॉकवाइज करंट शुड फ्लो टू मेक द लेंज लॉ वैलिड. ठीक है, तो करंट शुड फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये बात तो समझ में आ गई. द करंट मस्ट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर लेंज लॉ टू फॉलो. ओके एवरीवन, ये बात आपको समझ में आ गई. एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला भाई?
क्योंकि आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी लूप की आपको करंट की दिशा पता है तो उस लूप की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। लूप के दिशा में आप अपने पाम को बोड़िए और आपका जो अंगूठा है वो आपको बताएगा कि किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या फिर उत्पन्न होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जरा देखिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, हमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है तो बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना पड़ेगा। फॉर दैट obvious reason the current should be in anti-clockwise direction to make the induced magnetic field outside or outwards. Okay everyone, right? तो करंट होगा बाहर की तरफ, क्योंकि एक ही लूप है, क्योंकि क्या है, एक ही लूप है, इसीलिए करंट क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। एक लूप में दो करंट सस्टेन नहीं कर सकती है, सो दैट I1 की वैल्यू तो किसके बराबर होनी पड़ेगी, I2 के बराबर होनी पड़ेगी, और जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना पड़ेगा, बड़े वाले लूप के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसा जाएगा करंट, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गिवन लूप। ओके एवरीवन, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो चुका है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो चुका है, ऑप्शन सी क्या है, I1 इज इन द डायरेक्शन B to A। ओके, I1 क्या B to A में है, नहीं, I1 A to B में है बच्चे, है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। डिड यू गेट माय पॉइंट, ऐसे जा रहा है, क्लियर है, क्लियर है। तो ऑप्शन सी भी क्या हो चुका है, इनकरेक्ट। ऑप्शन डी की बात करूं, I1 इज इन द डायरेक्शन ए बी। ओके, बिल्कुल सही है, I1 की जो डायरेक्शन है वो A to B है, बिल्कुल सही है। एंड I2 इज इन द डायरेक्शन DC एंड I2 इज इन द डायरेक्शन D to C, बिल्कुल सही है। दैट इज वाई वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो क्या सीखा आपने, आपने सीखा कि भैया जो लेंज लॉ होता है वो क्या बताता है, करंट की दिशा बताता है, और वो इस डायरेक्शन में लूप के अंदर करंट डेवलप करेगा, जो कि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, अगर वो बढ़ रहा होगा वो घटाना स्टार्ट कर दे, अगर वो घट रहा होगा तो उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दे। एंड इट इज बेसिकली गिवन एज दैट माइनस साइन, यू राइट दैट E इज इक्वल्स टू माइनस NdΦ/dt लिखते हैं, वो जो माइनस साइन होता है वही इस चीज़ की एग्जिस्टेंस बताता है कि भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। दिस माइनस साइन इज रिलेटेड विथ लेंज लॉ। ओके एवरीवन, चले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक और बढ़िया सा प्रश्न अपन देखते हैं। Okay everyone, let us see the problem number 2, which is also a very good problem. What does it say? Let us see the formal wording of the problem, but make sure before I do the question you just try it once. Okay, आप एक बार जरूर ट्राई करें। Okay everyone, चलिए देखते हैं। What does it say? It does says that in figure A, a solenoid produces a magnetic field whose strength increases into the plane of the page. Okay, मतलब there's a solenoid, okay, whose magnetic field is going inside the plane of the paper and is increasing with respect to time. Okay everyone, right sir? And an induced current is established in a conducting loop surrounding the solenoid which lights bulb A and B. Okay, अब देखो क्या किया है, ये solenoid है छोटे, देखना ध्यान से, इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के अंदर जा रही है छोटे, कहाँ जा रही है बच्चे, बोर्ड के अंदर जा रही है, और आपने एक बाहर की तरफ लूप रखा है। ये फैराडे का ये बेसिकली फैराडेज का ही एक्सपेरिमेंट है। फैराडेज ने यही किया था, क्या किया था, एक सोलिनॉइड लिया था और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, और यहां पे कंडक्टिंग लूप लगा दिया था और इसके अंदर करंट मेजर करी थी। बेसिकली सोलिनॉइड का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो डिस्कस कर रहे हैं, सोलिनॉइड नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, फैराडेज का ही वो है। ये स्विच लगा दिया था यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट है जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके एवरीवन, तो उसने क्या देखा, भैया जैसे स्विच ऑन करी उसने देखा अरे यार इसके अंदर तो करंट बहने लग गई, राइट, और जैसे स्विच हटाया वैसे उसने करंट बहने लग गई। तो भाई ने बोला क्या कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप के अक्रॉस चेंज होती है तो देयर विल बी अ इंड्यूस्ड करंट हुज डायरेक्शन विल बी गवर्न्ड बाय द लेंज लॉ। दैट वाज द केस फॉर बोथ फैराडे एंड लेंज। ओके एवरीवन, तो सेम वही कहानी है, भैया सोलिनॉइड है, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे जो लूप लगा है छोटे, इसके अंदर करंट फ्लो स्टार्ट होगा, और अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ए भी क्या करेगा बच्चे, ग्लो करना स्टार्ट करेगा, और बी भी क्या करना स्टार्ट करेगा बेटा, ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ओके ओके, उसके बाद क्या किया,
इन द फिगर बी पॉइंट्स P एंड Q आर सॉर्टेड, ध्यान से देखते जाइएगा, P और Q को क्या कर दिया गया, सॉर्ट कर दिया गया फिगर बी में, इसको जोड़ दिया। डायरेक्शन ऑफ सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे शॉर्ट किया है, क्लियर है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। हाँ सर, आफ्टर द सॉर्ट इज इंसर्टेड बल्ब ए गोज आउट, कौन कौन सा ऑप्शन सही है, बल्ब बी गेट्स ब्राइटर, ऑप्शन बी इज व्हाट, बल्ब बी गोज आउट, बल्ब ए गेट्स डिमर, बल्ब बी गोज आउट एंड बल्ब ए गेट्स ब्राइटर, बोथ bulbs go out, right? These four options which we have given to the problem, now we have to identify which one of the following is actually correct. Okay everyone, चलिए आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो यार भाई ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये जो लूप लिया है आपने, जो कंडक्टिंग लूप लिया है, इसके अंदर से फ्लक्स का पास होना तो बहुत जरूरी है ना भाई। अगर इसके अंदर फ्लक्स पास ही नहीं होगा और इसके अंदर अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो क्या इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी? नहीं। जो बाहर आपने कंडक्टिंग लूप ली है उसके अंदर जाने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलना चाहिए, तभी इस भाई साहब कंडक्टिंग लूप के अंदर करंट डेवलप होगी। दैट इज द प्राइम सिनेरियो व्हेन वी टॉक अबाउट फैराडेज लॉ। ओके एवरीवन, राइट सर। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले एक केस की अगर मैं बात करूंगा तो बढ़िया बढ़िया आराम से दोनों जल रहे होंगे, कोई किसी को समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जो आपने लूप कंसिडर किया है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर। ओके एवरीवन, राइट सर। पर इसकी जब मैं बात करूं, ध्यान सुनना, जब दूसरे फिगर की बात करूंगा तो देखना जो P A Q वाला बल्ब है, अरे सर इस एरिया में तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? सर नहीं सर, इसके अंदर तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तो जीरो है। यस और नो? कोई मैग्नेटिक लाइन ही पास नहीं हो रही है इस एरिया से, तो क्या ये भाई साहब जलेंगे? नहीं भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स ही पास नहीं हो रही है तो करंट ही इंड्यूस नहीं होगा, तो भाई साहब जलेंगे ही नहीं। और अगर ये भाई साहब नहीं जलेंगे, क्या बी वाले भाई साहब जलेंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि बी वाले भाई साहब के साथ क्या कहानी है, नाउ दिस बल्ब बी will glow, not grow, even more brighter than the previous case. Why? Because yes, अब ये पूरा का पूरा जो EMF जनरेट हुआ है वो पूरा का पूरा इस बल्ब के अक्रॉस लग जाएगा और इसके अक्रॉस करंट बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। पहले क्या हो रहा था? पहले जो भी EMF, ये जो लूप में EMF जनरेट हो रहा था उसकी वजह से ये दोनों भाई साहब के अंदर क्या जा रहा था? करंट जा रहा था। अभी क्या हो जाएगा? सिर्फ इसके अंदर। हाँ, ये बात लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्या कि ए के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं है। इनफैक्ट आपने जो लूप कंसिडर किया है उसके अंदर से कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है। दैट इज वाई द bulb A will not glow at all, while the bulb B will glow more. तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है, bulb A goes out while bulb B gets brighter. So this is why the option A is absolutely correct. Okay everyone, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके बच्चों, हाँ जी सर, चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और, इसके अंदर एक चीज़ और छोटी सी और डिस्कस करते हैं। अच्छा, मान लो ये जो इसका जो शेप है, शेप से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? अब ये शेप कुछ भी हो सकता था। मान लो ये शेप में ऐसा लिख देता तो क्या फर्क पड़ता? तो फिर कहीं आप ये तर्क तो नहीं देते कि सर बी वाला फिर और ज्यादा ग्लो करता, जो ग्लो करने की पहले इंटेंसिटी उससे ज्यादा और हो जाती। क्यों? अरे सर इसका तो एरिया आपने बढ़ा दिया। क्या कर दिया आपने? सर एरिया बढ़ा दिया आपने, एरिया बढ़ा दिया सर आपने, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा दिया। एरिया तब बढ़ने का फायदा है छोटे, जब, ध्यान सुनना, एरिया तब बढ़ने का फायदा है कब? जब जो लूप है वो लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर लिया जाए। अगर बाहर लिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है जहां चेंज हो रहा है वो तो आपने डिफाइन कर दिया। अगर आपने बाहर लिख लिया और अंदर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है तो वो तो आपने डिफाइन कर दिया छोटे, करेक्ट है कि नहीं? तो चाहे अब लूप का शेप कैसा भी लें, ईएमएफ बराबर ही इंड्यूस होगा अनटिल एंड अनलेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो लूप कंसिडर ना किया गया हो। ओके एवरीवन, आई होप यू गेट माय पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो बिफोर मूविंग ऑन, आई जस्ट रीड आउट द फॉर्मल वर्डिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड मेक श्योर यू डू ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, विद पेन एंड पेपर। एंड अगर बनता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो जरा सीखने की कोशिश करें। ओके एवरीवन, चलिए तो देखते हैं क्या बोलता है सवाल। बोलता है स्क्वायर मेटल वायर लूप ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 1 ohm इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0
राइट। ये एक फ्रेम है जिसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव किया जा रहा है। Okay, everyone? Right, sir? In a uniform magnetic field of induction, B is equals to 2 Weber per meter square. The magnetic field in this region is given as 2 Webers per meter square. Okay, everyone? Right, sir? The magnetic field lines are perpendicular to the plane of the loop and directed into the paper. Okay? जो magnetic field lines हैं वो कहाँ जा रही हैं? Perpendicular to the plane of the loop जा रही हैं. ठीक है? Right, sir? The loop is connected to the network of resistances. Each has a value of 3 ohms, right? इसको एक ऐसे रेजिस्टेंस के एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है जिनके सब आर्म्स की जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के बराबर है। ओके ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ द लेड वायर इज नेग्लिजिबल। दीज वायर्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट दीज सर्किट हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस, हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस। Okay, everyone? Right, sir. Now, moving on. What should be the speed of the loop so as have to a steady current of 1 milliampere in the loop? इसकी स्पीड क्या हो, क्या कि भैया इस सर्किट के अंदर 1 मिली एम्पियर का क्या आ जाए, 1 मिली एम्पियर का क्या आ जाए, करंट स्टैब्लिश हो जाए, दैट टू स्टडी, जो समय के साथ वेरी ना करे। चले आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो लूप है, ये कैसा बिहेव करेगा? ये पूरा का पूरा जो लूप है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इट विल बिहेव लाइक अ रॉड प्लेस्ड लाइक दिस। कैसा बिहेव करेगा? ये एक रॉड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ध्यान सुनना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी शेप, किसी भी रैंडम शेप का हम क्या कर दें, कंडक्टिंग मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करने लग जाए बेटा, आगे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लेंथ का वेक्टर बनता है, ठीक है, उसका कंपोनेंट जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एंड्स पे ईएमएफ को जनरेट करने के लिए। ओके एवरीवन, सेम केस यहां पे भी है। आप इस पूरे लूप को तो आगे की तरफ लेके जा रहे हो, तो पर क्या ये लूप है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर नहीं है। अगर ये पूरा लूप मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर होता और अगर आप इसको आगे की तरफ मूव करते बच्चों, तो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो रहता, तो इसके अंदर कोई करंट ही प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, राइट। पर अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है। अभी इस रॉड, इसको अभी क्या मान सकते हो, एक इस टाइप का रॉड मान सकते हो, इस रॉड के अक्रॉस क्या आने लग जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके एवरीवन, राइट सर। मगर जो जनरेट होगा ईएमएफ, उस पर पोटेंशियल के चार्जेस किस टाइप से आएंगे? तो ध्यान सुनना, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, फोर्स जो होता है वो क्यू वी क्रॉस बी होता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो जरा देख, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, तो V क्रॉस B की दिशा में उस पर लगेगा फोर्स। ठीक है, हाँ सर। तो देखना, पॉजिटिव चार्ज V कैसा है, आगे की तरफ, B कहाँ है, अंदर की तरफ। V क्रॉस B, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑल राइट एवरीवन। और जैसे ही ये सिनेरियो होगा छोटे, इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो को ध्यान सुनना, मैं ऐसे बना के देख सकता हूँ क्या? देखना ध्यान से सर, आप इस पूरे सिनेरियो को ऐसे भी बना सकते थे। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे सिनेरियो को मैं इससे रिप्लेस कर देता जिसका रेजिस्टेंस को प्रॉब्लम में दे रखा है, जिसका रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में दे रखा है। कितना दे रखा है इसका रेजिस्टेंस? 1 ओम। ठीक है, स्क्वायर मेटल, साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम। इसका कितना दे रखा है? 1 ओम। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको मैं ऐसा बना सकता था क्या बच्चे? यस और नो? यस सर। और ये जो पूरी कहानी है, इसके बाद वाली ये कुछ ऐसी हो जाती। ये बीच वाला रेजिस्टेंस ऐसा है। कुछ ऐसा सिनेरियो है। ऑल राइट एवरीवन, राइट सर। ये कितना है?
पोटेंशियल कितना लग रखा है छोटे इसका, ध्यान सुनना। पोटेंशियल जो लगता है ये कितना होता है पोटेंशियल, मैं कैपिटल वी लिख रहा हूं, दैट इज गिवन बाय बी वी एल। आपको याद होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इस रॉड का जो पोटेंशियल होता है दैट इज बी वी एल, राइट राइट। तो यहां लिख देता हूं मैं बी वी एल, और रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, राइट। ये कितना है छोटे, ये है 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, और ये भी 3 ओम। तो देखो यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बच्चों, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। देखो ध्यान से यहाँ पे आराम से, हाँ सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज बिकॉज 3 into 3 is equals to 3 into 3, सो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही सर। तो इस सर्किट को वापस से कुछ मैं ऐसा रिप्लेस कर सकता हूं क्या, एम आई करेक्ट, इसको वापस ऐसा रिप्लेस किया जा सकता था, बिल्कुल सही। इस रेजिस्टेंस का अगर कोई मतलब नहीं है छोटे, तो 3 और 3 ये 6, और 3 और ये 3 और 6, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये कितना हो गया छोटे, ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा बी एल इंटू वी। आपको सवाल के अंदर बहुत अच्छे से बोल रखा है कि क्या, कि इसके अंदर जो करंट सेटअप हुई है सर्किट के अंदर, ये कितनी करंट हुई है सेटअप, देख ध्यान से, कितनी करंट हो चुकी है 1 मिली एम्पियर, कितनी 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्प। ओके एवरीवन, राइट सर। कोई दिक्कत है क्या, नो सर। चल आगे देखते हैं, देखते हैं। तो भाई ये 6 पैरेलल 6, ये वापस से आपस में कितना बना लेगा छोटे, ये 3 बना लेगा, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो बेसिकली ये सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है, 3 और 1 क्या है सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे बी एल वी, और ये कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई, अपने को पता है इस सर्किट में 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होना है, दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू बी एल वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर, दैट इज 4 ओम्स, राइट राइट सर। सो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 4 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज बी, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। बी इज 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। What is L? L is what? L की वैल्यू कितनी है भैया 10 सेंटीमीटर है, राइट। कितनी है L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को कितना ले सकता हूँ 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। ओके एवरीवन, राइट सर। इंटू V वी डोंट नो, करेक्ट है क्या, चमका क्या, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं किसी को, नहीं सर। तो could I say the value of V will be given by what? देखें ध्यान से, ये कट जाएगा, शक्ति कितनी जाएगी -1 जाएगा 0.2 दूनी 4, 0.02 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इस प्रॉब्लम से हम क्या सीख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम से हम ये सीख सकते थे कि भाई कैसे हम इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिस बैटरी की जो लेंथ है वो एंड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली रॉड होनी चाहिए। ओके एवरीवन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है। और यहाँ पे क्या बन रहा था छोटे, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था। तो दोनों पॉइंट को अपन ने कंसिडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई एम जस्ट रीडिंग द फॉर्मल वर्डिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम। मेक श्योर कि आप मेरे बताने से पहले एक बार जरूर अपने कॉपी पेन पर ट्राई करें एवरीवन, राइट। लेट अस सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। इट सेज स्पेस इज डिवाइडेड बाय द लाइन AD इनटू 2 रीजन्स। ठीक है, ये एक AD लाइन है, ठीक है। पहले इनिशियली कुछ ऐसा सिनेरियो था, बता देते हैं, इनिशियल आपको बना देते हैं। इनिशियली ऐसा सिनेरियो था, दिस इज A, दिस इज T, ठीक है। तो space is divided by the line AD into 2 region. Region 1 is field free and region 2 has a uniform magnetic field B. ये जो रीजन है रीजन 1, इसको रीजन 1 बोला AD के लेफ्ट साइड में। ये है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। करेक्ट एवरीवन, राइट सर। नाउ मूविंग ऑन। Region 2 has a uniform magnetic field B direction into the plane of the paper. Now राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है, बोर्ड की तरफ, बोर्ड के अंदर जाता हुआ। ओके एवरीवन, राइट सर। ACD is a semi-circular conducting loop of radius R with center at O. सेंटर क्या है, O है, और रेडियस कितना है बच्चे इसका, सर रेडियस तो इसका कितना है, R है, ठीक है। और ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है,
Right, everyone? Right, sir. Moving on. The plane of the loop being in the plane of the paper, that's not a problem. The loop is now made to rotate with a constant angular velocity omega about an axis passing through O. भैया अब इस लूप को ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दिया है हमने. किससे घुमाना स्टार्ट कर दिया है? ओमेगा से घुमाना क्यों स्टार्ट कर दिया है? अबाउट पॉइंट O. ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज R. ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है लूप का वो कितना है? R है. नाउ आपसे कुछ प्रॉब्लम पूछे गए, ये भी प्रीवियस ईयर जेई का प्रॉब्लम है. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप. That is the first problem. Second problem is show the direction of the current when the loop is entered in the region 2 and plot a graph between the induced EMF and the time of the rotation for 2 periods of rotation. Okay? For 2 periods of rotation. Okay, everyone? ये चीज़ आपको पता करनी है. चलिए आइए देखते हैं, प्रश्न करने की कोशिश करते हैं. चलिए, सबसे पहली बात मैंने आपको अभी बताया, क्या फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि भाई किसी भी, ध्यान सुनना, किसी भी लूप के अंदर से अगर फ्लक्स का चेंज होगा तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस करेगा उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगी वो एक ऐसी दिशा में होगी ताकि जो ध्यान सुनना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही होगी अगर उस लूप के अक्रॉस में, तो उसको कम करने की कोशिश करेगी, और घट रही होगी तो बढ़ाने की कोशिश करेगी. दैट इज द वन सिंपल सिनेरियो विच वी आर अबाउट टू डिस्कस. ओके एवरीवन? राइट सर. नाउ इन आर पर्टिकुलर सिनेरियो मानते हैं कि कंडक्टिंग लूप कुछ ऐसा है. नाउ इफ यू आर गोना ट्राई टू मूव इट और टिल्ट टुवर्ड्स रीजन बी और रीजन 2, what will happen actually? बेसिकली धीरे धीरे ये जो एरिया है ये जब मैग्नेटिक फ्लक्स में आना स्टार्ट कर देगा तो इस एरिया के अक्रॉस कुछ पोर्शन में, इस पूरे जो सेमी सर्कुलर रीजन है इसके कुछ पोर्शन से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा. कैसे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा? क्योंकि समय के साथ, देखना ध्यान से, समय के साथ ये क्या होना चाह रहा है, ये अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता जा रहा है, और जितना ज़्यादा आता जाएगा, जितना ज़्यादा एरिया बनाता जाएगा छोटे, उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, उतना ज़्यादा फ्लक्स इससे क्रॉस होता जाएगा, और ऐसे ही उसी अमाउंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आता जाएगा. Now, this is a very simple scenario which you must understand. Now, what will happen after some period of time? ये घूम के कैसा आ जाएगा जरा देखते हैं. After some period of time, ये घूम के कुछ ऐसा आ जाएगा. तो इस टाइम पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा. फिर थोड़ी देर बाद क्या कहानी होगी, ध्यान सुनना. फिर थोड़ी देर बाद कुछ कहानी क्या होगा, फिर एरिया घटना स्टार्ट हो जाएगा. पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिस एरिया को काट रहा था, अभी तक वो क्या होता जा रहा था, एरिया बढ़ रहा था, फिर एक समय के बाद वो एरिया घटना स्टार्ट हो जाएगा. तो पहले करंट एक ऐसी दिशा में इंड्यूस हुई होगी जो कि मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे. बाद में कुछ समय के बाद जब ये आधी वाली कहानी हो जाएगी, इसके बाद में, क्योंकि जब इसका फ्लक्स का एरिया क्या होने लगेगा, जो फ्लक्स पास हो रहा है जिस एरिया से, वो जब कम होना स्टार्ट होगा तो करंट एक ऐसी दिशा में इंड्यूस होगी क्या कि अंदर की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे ताकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट कर पाए इन द लेटर केस. ठीक है, और सबसे पहले वाले केस के अंदर छोटे क्या होगा, वो उसको अपोज करना स्टार्ट करेगी. तो ये तो सिनेरियो हो गया जो हमने फैराडे लॉ या फिर लेंज लॉ से डिड्यूस किया कि भैया ऐसा कुछ पिक्चर होगा, ये अपने दिमाग में सेट हो गया. चलिए चलते हैं आगे की तरफ. पिक्चर अगर सेट है तो लेट अस सी. और हमको पता है फैराडेज लॉ से, क्या पता है प्यारे बच्चों, फैराडे लॉ एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज व्हाट, डी फाई बाई डी टी. मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन मैं लेंज लॉ से निकाल लूँगा. सही है. ई इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, डी फाई बाई डी टी. राइट एवरीवन? राइट सर. अच्छा, फाई जो होता है वो होता है बी डॉट ए. ओके, सो ई इज व्हाट, डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए. Okay everyone, right sir? So that can I write E is equals to, as magnetic field is constant, it is nothing but dA by dt into cos of, ठीक है, B और A में एरिया वेक्टर और B वेक्टर में एंगल कितने का है बेटा, 0 डिग्री का है. दैट इज वाई B dA by dt into cos of 0. That would be the induced EMF. Okay everyone? Right sir. अच्छा, तो किसी भी टाइम t के अंदर ये जो सर्किट, ये जो क्या है, हाँ, ये जो सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, किसी टाइम टी में कुछ ऐसा शेप बनाया होगा उसने. देखो ध्यान से,
इस चीज़ पे ध्यान देना, येलो वाले पे। हाँ सर, किसी टाइम टी में इसने कुछ ऐसा बनाया है सर। करेक्ट है, करेक्ट है। जहाँ पे इस थीटा है, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी भैया? सर थीटा तो होता है ओमेगा टी के बराबर, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होगा? ओमेगा के बराबर होगा। ओके एवरीवन, राइट सर। चले मूविंग ऑन। ये जो इस टाइप का शेप बना है, ये एंगल क्या है? थीटा। कुछ इसी टाइप का शेप बना है, बिल्कुल सही है सर। जिसमें से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एरिया है, राइट? करेक्ट है कि नहीं? दिस इज द एरिया। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एरिया है जहां से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो ये एरिया एक्चुअली कितना होगा? तो जरा देखिए, निकालते हैं। ये एंगल थीटा है, तो जरा देखिए, अगर एंगल 2 पाई था तो एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? तो 2 पाई पे एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 रेडियन पे एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। थीटा रेडियंस पे कितना होगा प्यारे बच्चों? सर आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ थीटा। बिल्कुल सही है। तो एरिया अपने को पता चल चुका है। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो कैन आई से द वैल्यू ऑफ ई विल बी गिवन बाय b into d by dt of area. Area is what beta? R square theta by 2. R square theta by 2. Now, as we know that R is not changing with respect to time, that is why E would be given by b R square by 2 into d theta by dt, and we know that d theta by dt is what? Omega. So, induced EMF will have magnitude b R square omega by 2. Induced EMF will have magnitude br square omega by 2. Okay everyone, right sir? Now in our problem, okay, the radius is small r, sorry, the radius is small r. ठीक है, मैंने कैपिटल R ले लिया है रेडियस, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दिस इज स्मॉल r, दिस द वैल्यू इज स्मॉल r, द वैल्यू इज स्मॉल r, दिस वैल्यू इज स्मॉल r, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी आर स्क्वायर थीटा, दिस विल बी आर स्क्वायर, दिस विल बी आर स्क्वायर, दिस विल आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2. Now, if I'll talk about the current, the induced current is nothing but induced EMF upon total resistance of the loop, that is given as R. तो कितना हो जाएगा E की वैल्यू? बी आर स्क्वायर ओमेगा by 2 times of capital R. And what would be the direction of current? Let us try to figure out what would be the direction of current. तो भाई शुरुआती तौर पे ध्यान सुनना, एकदम शुरुआती तौर पे, so that the direction of current when the loop, ठीक है, इस एंटरिंग इन रीजन 2, एकदम शुरुआती तौर पे जब ये करंट इंड्यूस हो रहा होगा, मतलब जब ये इसके अंदर क्या आ रहा होगा? रीजन 2 के अंदर ये घुस रहा होगा एंगल रोटेट करके, तब उसके अंदर करंट क्या होगी? तो सोचो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए ताकि वो अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर पाए. दैट वुड बी गिवन बाय एंटी क्लॉकवाइज करंट. एंड इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? सर इट विल बी गिवन बाय बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2r, बी r square omega by 2 capital R. What is the last part? Plot a graph between induced EMF and the time of rotation for 2 periods of rotation. ठीक है everyone? Right sir. बड़ा easy है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है. आपको induced EMF पता चल चुका है. एक और चीज़ मैंने आपको अभी बताया, शुरुआत में डिस्कस किया कि भाई जब ये इस शेप से घूम के इस शेप पे आ जाएगा, उसके बाद से जब ये इधर की तरफ घूमना स्टार्ट होगा, रेड वाला देखिएगा, रेड वाला, तो बाद में ये कुछ ऐसा अगर बनाएगा, तो अब जो एरिया है वो कम होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब अंदर की डायरेक्शन में जो फ्लक्स जा रही है वो कम होना स्टार्ट होगा. इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट विल सेट अप इन सच अ डायरेक्शन दैट द गोइंग फ्लक्स शुड बी इंक्रीजिंग. ओके एवरीवन, तो सपोर्ट करना चाहेगा. क्यों? क्योंकि भाई जो अंदर उसको फ्लक्स क्रॉस कर रही थी वो कम होना स्टार्ट हो चुकी है. ओके एवरीवन, सपोर्ट करना चाहेगा. इसलिए पहले डायरेक्शन, ध्यान सुनना, पहले ईएमएफ का जो दिशा था एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्या होने लग जाएगा? इंड्यूस होने लग जाएगा. चलिए आइए देखते हैं. तो सबसे पहले कितना था इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2r अपॉन 2. इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं, करंट की नहीं.
कितनी देर तक भाई? टाइम पीरियड कितना होगा इसका? टाइम पीरियड होगा 2π/ω। टाइम पीरियड कितना होगा प्यारे बच्चों? 2π/ω। लेकिन ये आधा शेप कितनी देर में ले लेगा? t/2 टाइम पीरियड में ये आधा ऐसा हो जाएगा। जरा सोचो, t/2 में एक्चुअली ये शेप पे आ जाएगा। राइट एवरीवन? राइट सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पहला वाला जो होगा वो होगा π/ω, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। कहाँ तक भाई? दैट वुड बी गिवन एज 2π/ω। उसके बाद वापस से पॉजिटिव, वापस से नेगेटिव फॉर द सेम केस। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं अगला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट डज इट से। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग द फॉर्मल वर्डिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम। मेक श्योर कि आप मेरे करने से पहले आप जरूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटल वायर हैज अ स्ट्रेट कनेक्शन बिटवीन E and F, okay, has a straight connection between E and F, right, such that AEFD is a square of side 1 meter, okay, this is a square of side 1 meter, while EBFC is 0.5 meters। ठीक है, ये दोनों लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? 0.5 मीटर के बराबर है। Now, the rate of the change of the magnetic flux is 1 Tesla per second, that is changing, right? That is changing. ठीक है, directed into the plane of the paper and normal to it. The rate of the change of the magnetic flux is 1 Tesla. ठीक है, the resistance per unit length of the wire is 1 ohm per meter. Find the magnitude and the direction of the current in the segment AE, BE and EF. ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि भाई इसके अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समय के साथ इंक्रीज हो रही है। समय के साथ क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ इंक्रीज होगी तो एक ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी जो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगी। स्वाभाविक सी बात है। तो जरा सोचो इसके अंदर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी? मतलब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो बोर्ड से बाहर निकलने की तरफ है। ठीक है बच्चे, तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी करंट कि भैया बाहर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। एवरीवन ऑल राइट? राइट सर। तो जरा सोचो ऐसे डायरेक्शन में कि करंट कैसे डायरेक्शन में इंड्यूस हो कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए बैटरी को कुछ ऐसा लगना पड़ेगा। हाँ सर, इसमें करंट की दिशा कुछ ऐसी होनी पड़ेगी। और इस सिमिलरली इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो सर इसके अंदर बैटरी की दिशा कुछ इस डायरेक्शन में होनी पड़ेगी, तभी इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आएगी। ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। राइट? राइट सर। अच्छा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है कितना? 1 ओम पर मीटर। ठीक है, तो जितना लेंथ है हर एक वायर का उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। और इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 1 ओम। ऑल राइट एवरीवन, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो प्यारे बच्चों। राइट? चलते आगे की तरफ। मतलब अगर इस पहले लूप के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ में E1 बोलूँ, E1 विल बी व्हाट? d∅dt। ऑब्वियसली मैं वापस से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। दैट वुड बी गिवन बाय d/dt ऑफ B डॉट ए, एंड ऑब्वियसली बी और ए में 0 डिग्री का एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? E1 इक्वल टू, एरिया चेंज हो ही नहीं रहा है, A1 की बात कर लेता हूँ, तो A1 इंटू dB/dt। पहले वाले का एरिया कितना है? 1 क्रॉस 1 है। यस सर, दैट इज 1 इंटू dB/dt 1, दैट इज 1 वोल्ट E1 की वैल्यू हो जाएगी। राइट एवरीवन? राइट सर। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं E2 की बात करूं तो सर इट वुड ऑलवेज बी गिवन बाय dφ/dt, दैट इज नथिंग बट व्हाट B इंटू d/dt, सॉरी d/dt ऑफ B डॉट A2 वेक्टर। ऑल राइट एवरीवन, वापस से एंगल कितना है? 0 है तो cos 0 हो जाता है 1। इसको क्या मैं बोल सकता हूं? A2 इंटू dB/dt। A2 की एक्चुअली वैल्यू कितनी है जरा बताएं मुझे। सर A2 की एक्चुअली वैल्यू है आधी इंटू 1, राइट? यस सर, दैट इज आधा इंटू 1 इंटू dB/dt की वैल्यू है 1, दैट इज आधा वोल्ट। हर चीज अब आपको पता चल चुकी है।
ठीक है, हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको पता है और हर एक लूप का ईएमएफ आपको पता है, तो क्या मैं पिछले सर्किट को जो कि दिया गया है इसको एक एक्चुअल सर्किट में तब्दील ऐसे कर सकता हूं? जरा देखना ध्यान से बच्चे, इस ब्रांच और ये एक वोल्टेज, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस और ये ब्रांच का रेजिस्टेंस बनाने से पहले इसमें एक मुझे वोल्टेज सोर्स और जोड़ना चाहिए था, राइट एवरीवन, और एक आखिरी इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। आई होप डिड यू गेट माय पॉइंट? राइट सर। सो ये वैल्यू कितनी है? 1 वोल्ट। ये वैल्यू कितनी है बच्चे? आधी वोल्ट। ये वैल्यू कितना है? 0.5 ओम। ये भी 0.5 ओम। ये वैल्यू कितनी है बेटा? 1 ओम। ये वैल्यू भी कितनी है? 1 ओम। ये वैल्यू भी कितनी है? 1 ओम। ये वैल्यू भी कितनी है? 1 ओम। तो आपको इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट निकालनी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों क्या, कि इधर जो ये इसकी वैल्यू भी 1 ओम है, इसके अंदर करंट कितनी जा रही है? I1। और मान लेता हूँ कि इसके अंदर करंट कितनी जा रही है? I2। ऑल राइट एवरीवन? राइट सर। तो वोल्टेज की अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कितनी बनेगी वोल्टेज की मैट्रिक्स भाई? इसके अंदर I1, इसके अंदर I2, तो 1 और आधा। रेजिस्टेंस की मैट्रिक्स बनाऊंगा तो व्हाट इट विल बिकम? सर इट वुड बी नथिंग बट, पहले का कितना है? 1 वाले लूप के साथ क्या कितना रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4। 2 वाले के साथ कितना है? 1 2 और इन दोनों को मिला के 3। पहले और दूसरे में कॉमन कितना है? 1, और दोनों की डायरेक्शन ही करंट अपोजिट है, तो -1 एंड -1। ऑल राइट एवरीवन? सो दिस इज व्हाट, आर मिल गया ऐसा, सही है। आपको क्या चाहिए भैया? आपको चाहिए सबसे पहले मान लेते हैं I1 निकालना है, तो I1 विल बी व्हाट? V/R, ठीक है। तो R वाले में ध्यान सुनना, 1.5 0.5, R की वैल्यू कितनी है? -13 से रिप्लेस कर दे अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? R का मैग्नीट्यूड सॉल्व करो इसको, 4 तियां 12 -1 इंटू -1, सही है कि नहीं? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1, 12 में से 11। तो दिस विल इवेंचुअली बिकम व्हाट? 11, एंड I1 विल बी गिवन बाय व्हाट? 3 माइनस ऑफ 1/2 इंटू -1 अपॉन 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा? प्लस आधा, है ना, 3 + 0.5 अपॉन 11, मतलब 3.5 अपॉन 11, मतलब 7/22 एम्पियर्स। I1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? सर I2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी है प्यारे बच्चों? 4 - 1 एज इट इज़, 4 - 1 एज इट इज़, और ये कितना हो जाएगा? 1,5 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 11। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4, ये कितना हो जाएगा? 2, माइनस और -1, -1 इंटू 1 माइनस, ठीक है, +1 अपॉन 11, दैट वुड बी गिवन बाय 3/11। ऑल राइट एवरीवन? देख लें ध्यान से, कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ I1 - I2 की, दैट यू कैन ईजिली कैलकुलेट एज, इसको क्या बोल सकता हूँ? 7/22 माइनस, इसको क्या बोल सकता हूँ? 6/22, 1/22। तो आपने तीनों ब्रांच के अंदर करंट निकाल लिया होगा क्या भैया? इस ब्रांच के अंदर जो I1 करंट आई थी वो कितनी आई थी प्यारे बच्चों? किस दिशा में जाती हुई? इस दिशा में जाती हुई। और करंट कितनी आई थी I1? अभी निकाला अपन ने, 7/22 एम्पियर्स। ऑल राइट एवरीवन? राइट सर। इस ब्रांच में इधर की तरफ जाती हुई और यहाँ पे इधर की तरफ जाती हुई, यहाँ कितनी निकाली थी आपने? 6/22 एम्पियर्स, और इधर कितनी आ गई थी? 1/22 एम्पियर। 7 इसमें किधर आएगी? I1 - I2 ऊपर की तरफ आती हुई, इसमें किधर आएगी करंट? ऊपर की तरफ आती हुई, 1/22 एम्पियर। तो दिस इज द आंसर फॉर द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो ऑल राइट एवरीवन? राइट सर। नाउ moving on to the next problem, what does it say? Let us see.
It says a pair of parallel horizontal conducting rails of negligible resistance sorted at one end is fixed on the table. Right, everyone? दिख रहा होगा आपको ये diagram? The distance between the rail is L. Right? The distance between the rail, ये rail के बीच की दूरी कितनी है? L है. Okay? A conducting massless rod of resistance R can slide on the rail frictionlessly. यहाँ पे कोई friction नहीं है. All right, everyone? The rod is tied to a massless string which passes over a pulley fixed on the edge of the table. ऐसे से पास हो रहा है. आपसे क्या पूछा है? A mass M tied on the other end of the strings hangs vertically. A constant magnetic field B exists perpendicular to the table. इस table के perpendicular एक magnetic field B आ रहा है. If the system is released from the rest, you have been asked to find out the terminal velocity, and second one is the acceleration of the mass at the instant when the velocity of the rod is half of the terminal velocity. चलो देखने की समझने की कोशिश करते हैं. तो यार भाई ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है, इस मास की वजह से इस रॉड के पास राइट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी. अब एल भी है, वी भी है, ठीक है. एल भी है और क्या है, वी भी है, ठीक है. तो आपको पता है क्यू वी क्रॉस बी, अगर देखोगे ध्यान सुनना, बोर्ड के ऊपर बी है, मतलब ऊपर की तरफ बी है, इधर की तरफ वी है, वी क्रॉस बी, तो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे, यहाँ, और नेगेटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे. तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चे. तो अगर इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई तो ध्यान से देखना, अब इस रॉड के पास, इस रॉड के पास, जो कि रॉड ऐसे रखी हुई है, देखिए ध्यान से रखिए, रॉड ऐसी रखी हुई है जहां पे ये टिप पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका है, करंट ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो गया है. तो ये हो गया, रॉड के डायरेक्शन में करंट ऐसी आने लग गई. अब मुझे पता है क्या कि एक करंट कैरिंग रॉड एक मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है अगर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए. करेक्ट है. दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. तो ये हो गया एल भाई, ऊपर की तरफ है बी, करेक्ट है कि नहीं. एल क्रॉस बी, देखो इस डायरेक्शन में एक धक्का लगना स्टार्ट हो गया. कौन सी दिशा में सर, इस पे, तो इस डायरेक्शन में एक धक्का लगना स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर इस रॉड की कहानी देखेगा, छोटे इस रॉड की कहानी देखेगा, मैं उसको ऐसा बना रहा हूं, ध्यान से देखना. अगर इस रॉड की कहानी देखेगा तो इसके पास v वेलोसिटी इधर की तरफ आई होगी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं, राइट, एट एनी पॉइंट t, एट एनी टाइम t. इसके पास इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है. तो इस v वेलोसिटी की वजह से, ध्यान से देखना छोटे, q v क्रॉस b, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आता हुआ है बेटा, मैंने टॉप व्यू बनाया है, दिस इज द टॉप व्यू. मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आता हुआ है, मैं ऐसा बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन का मतलब है बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, राइट, सही है. तो v क्रॉस b करोगे तो पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन ऐसा होगा और नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन ऐसा होगा. करेक्ट है, करेक्ट है. और ये यहाँ पे एक वायर से कनेक्टेड है इस टाइप से, मतलब दिस होल सिनेरियो कैन बी अज्यूम्ड लाइक दिस. क्या बोलती पब्लिक, सही है बच्चे, सही है सर. जहां पे इसकी वैल्यू कितनी है होती है, बी एल वी. अब ध्यान सुनना, अब इस रॉड के अंदर इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो देखिएगा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड एल वेक्टर किस डायरेक्शन में लिया जाता है, करंट वेक्टर की डायरेक्शन में लिया जाता है. ये एल वेक्टर हो चुका है, एल वेक्टर इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, ठीक है. तो एल क्रॉस बी, इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा. ध्यान से देखना, इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर आप कायदे से देखें, अगर आप कायदे से देखें तो इस रॉड के साथ एक ये रस्सी भी अटैच है, और ये रस्सी इस पे आगे की तरफ एक धक्का लगाएगी टेंशन टी से. करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, क्योंकि रॉड मासलेस है, रॉड इज मासलेस, रॉड इज मासलेस. आपको पता है T माइनस एफ एम शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ रॉड टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड होना चाहिए, कायदे से. पर रॉड क्या है, मासलेस है, तो कहना इसे टी की वैल्यू भाई हाल फिलहाल तो एफ एम के बराबर हो जाएगी. और टी जो होगा एफ एम क्या होता है बच्चे, ध्यान सुनना, आई एल बी के बराबर होगा. किसके बराबर होगा, आई एल बी के बराबर होगा. जहां पे जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा छोटे, आई जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर, वो तो बी एल वी अपॉन किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा. उठा के यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे क्या पता चल चुका है कि भाई जो एक्टिंग टेंशन होगा दैट वुड बी गिवन बाय बी एल वी अपॉन
capital R times of L into B, that is B square L square V by R. That would be the tension in the string at any time t when the rod's velocity is v. I got it. Okay everyone, right sir, you got it ना? हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. चलते हैं आगे की तरफ. अच्छा, अगर इस मास की अब मैं बात करूं, ध्यान सुनना, इस मास की अगर मैं बात करूं, अगर इसका टेंशन, इसकी एफबीडी बनाऊं, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा टेंशन टी, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा एम जी, और ये क्या बोलेगा सर एम जी माइनस टी, तो क्या होगा मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टी कैन आई राइट एम जी माइनस व्हाट इज टेंशन टी, दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर. ओके एवरीवन, राइट सर, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है जरा देखिएगा ध्यान से. क्वेश्चन में बोल रखा है द टर्मिनल वेलोसिटी अचीव्ड बाय द रॉड दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो भाई एक बात तो तय है, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी रॉड अचीव कर लेगा, जब एक किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगा जब ये जो मास है ये इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए. ठीक है, सो एट टर्मिनल वेलोसिटी, कैन आई से एट टर्मिनल velocity, could I say that value of mg minus b square L square v by r should be equal to mass times of 0. At terminal velocity, angle A is equals to, sorry, angle not, acceleration A is equals to 0, right? And this is terminal velocity. This will turn out to be 0. So mg must be is equals to b square L square vt by r, where the value of vt will be given by mgr upon what? B square L square. This is the value of terminal velocity. All right everyone, right sir? Now the next part he asks is what? It says the acceleration of the mass at an instant when the velocity of the rod is half of the terminal velocity. चलिए, तो velocity, तो टर्मिनल वेलोसिटी तो ये आ चुका है, तो हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा भाई? सर हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी होगा vt by 2 के बराबर. दैट वुड बी गिवन बाय mgr अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b square L square. I hope, did you get my point? Right sir. So if this is the value of v, now we have to find out this acceleration value if we know the value of v. चलिए let us try to find out. तो आपको पता है एक्सेलरेशन जो आने वाला है वो आने वाला है g माइनस b square L square v by what? m into r. Yes sir. तो acceleration will be given by g minus b square L square upon m into r times of v, that is vt by 2, that is mgr by 2b square L square. मैटर क्लोज. a की वैल्यू कितनी आ गई? छोटे, g by 2. So this is the answer to the problem which we have seen. तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, सारे प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे लगे हो. ठीक है, तो ज़्यादा है कुछ नहीं इस चैप्टर में, थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग रहना है. बेसिकली आपको थोड़ा सा फैराडे लॉ एकदम थॉरो आना चाहिए, और दूसरा आपको इसके साथ एक और इफेक्ट आता है वो LR सर्किट वाला, मैंने बताया था इस चैप्टर में, जिसको अपन बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं. तो जिन बच्चों ने वो चीज़ नहीं देखी है वो अपने प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस वीडियो पर जाके इसी चैनल पर आप जाके उन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने LR और LC सर्किट एक साथ सॉल्व किया है. इनफैक्ट LR सर्किट इसी चीज़ का एक पार्ट है. राइट एवरीवन, तो आप देख सकते हैं कि भाई आपको EMI की भी प्रॉब्लम अच्छे लेवल पे सॉल्व करने के लिए यू मस्ट नो व्हाट करंट इलेक्ट्रिसिटी, LR सर्किट्स एंड द कंसेप्चुअल पॉइंट्स यू हैव टू गो थ्रू. सो आई होप आपको सेशन बहुत ही शानदार लगा हो. आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन आप किसका चाहते हैं when it comes to class 12th. All right everyone, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्पेसिफिकली, हालांकि अपना एक अभी सेगमेंट बचा है वो मैं अपकमिंग सेशन में ज़रूर कवर करने वाला हूँ. सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. आई होप आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो और अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ATP स्टार स्ट्रीम, एंड दैट्स इट फॉर माई साइड टुडे. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग.